इस हिसाब से की क्योंकि दिल्ली में हर तबके के लोग हैं, हर राज्य के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं और खास तौर पे यहाँ पर मिडिल क्लास की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। तो मिडिल क्लास के साथ साथ कैसे उन स्लम एरियाज को हम कैप्चर कर ले, इस पर फोकस रहा, क्योंकि हर एक तबका हर एक पार्टी के साथ है। ये तो है कि जिस पार्टी की विचारधारा उस विचारधारा के साथ एक तबका रहता है, लेकिन अगर हर तबके की तरफ से पुरजोर तरीके से एक ही आवाज उठे, एक ही मांग उठे कि भैया विकास के नाम पर इस बार वोट देंगे, ठीक है, कुछ इक्का दुक्का या कुछ पर्सन में वोट हो सकते हैं कि वो उस पार्टी के नाम पर ही वोट करे, लेकिन एट द एंड काम बोलता है। तो लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी 27 साल का वनवास खत्म करके दोबारा दिल्ली में आने वाली है? देखिए, कोशिश तो उनकी यही है 27 साल की, क्योंकि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर एक राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद थे, हर एक दिग्गज नेता दिल्ली में मौजूद था, हर एक मंत्री सांसद, आपने देखा सभी सांसद रोज हर एक कार्यक्रम कर रहे थे। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से संगठित करना है, उनमें जोश कैसे भरना है, किया पूरा खुद पीएम मोदी ने बूस्ट अप किया कार्यकर्ताओं। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी एक रैली में जो हर जहां जहां झुग्गी वहां वहां मकान, जिसका नारा उन्होंने एमसीडी चुनाव में दिया वो करके दिखाया। तो लोगों में एक भरोसा बन गया कि देखिए, और एक बात, मोदी की गारंटी जो कि लोकसभा चुनाव में भी चला था कि मोदी अगर गारंटी देते हैं, यानी कि बीजेपी, क्योंकि सीएम का चेहरा नहीं है, प्रोजेक्ट किसे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ा दिल्ली में। बिल्कुल, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर्वों के हिसाब से, क्योंकि 11 एजेंसियों से सर्वे किए, तो सर्वों के हिसाब से मोदी का मैजिक जो है इस बार के विधानसभा चुनाव में चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हैट्रिक वो लगा चुके हैं, लेकिन दिल्ली में हमेशा बीजेपी जो है सत्ता से दूर रही है। इससे पहले आपने देखा शीला दीक्षित रही, मदन लाल खुराना 1993 के चुनाव में जीते, लेकिन 1998 के बाद से बीजेपी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दी। भले ही लोकसभा चुनाव की सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में रही है, लोकसभा चुनाव भी लड़ती है, इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी जीत हासिल कर लेती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या बाकी राज्य हो, उसमें भी बीजेपी हासिल कर लेती है। लेकिन दिल्ली को फतह करना बीजेपी के लिए काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि आसपास तो फतह कर लेती है, लेकिन दिल्ली में जो है ना थोड़ी कमजोर पड़ जाती। लेकिन इस बार नहीं कह सकते कमजोर पड़ी, जिस हिसाब से रैली की, खुद पीएम मोदी, सीएम योगी, राजनाथ सिंह, खुद सबने मतलब बड़े बड़े वादे किए। लेकिन क्या जो बीजेपी की ओर से कहा जाए, जो रेवड़ियां बटी है 2500 रुपए फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी वालों को, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है जनता के बीच में? देखिए, फ्री का कल्चर दिल्ली में है, ठीक है, 2013 में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, उसकी काट के लिए बीजेपी को ये करना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कि लोगों को वो लत लग चुकी है, लोगों के घर में पैसा बच रहा है, अगर फ्री बिजली जा रही है, पानी जा रहा है, महिलाओं को, बिल्कुल, महिलाओं को फ्री बस सेवा दे दी गई है, तो वो कहीं ना कहीं लत है। लेकिन उस लत के साथ साथ अगर हम भरोसा ये जता दे कि वो योजनाएं बंद नहीं होगी, उन योजनाओं के साथ साथ हम भी आपके लिए कदम बढ़ा रहे हैं, हम भी महिलाओं के खाते में पैसे देंगे, स्कूलों का विकास होगा, सड़कों का विकास होगा, पानी देंगे, इतने मीटर हम बिजली भी मुफ्त देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जो अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति का पूरा आधार था, उसके साथ साथ बीजेपी की कैंपेन को हावी कर दिया, और हर घर तक उस बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने नुक्कड़ सभाएं, घर घर जाकर छोटी छोटी सभाएं, प्रदर्शनों के जरिए, बड़ी बड़ी रैलीज के जरिए हर घर तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करी कि देखिए, बीजेपी ना तो योजनाओं को बंद करेंगी जो चल रही है, और इसके साथ साथ बाकी योजनाओं की भी हम शुरुआत करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव जा रहा था सही प्रचार में, लेकिन एकदम से यमुना के पानी का एकदम ट्विस्ट आ गया, उस पर इतनी सियासत हुई, खुद पीएम मोदी जनता को संबोधित करते हुए ये मुद्दा उठा रहे थे। तो इसका असर क्या जनता पर पड़ेगा या फिर नहीं? देखिए, क्योंकि पानी बहुत जरूरी है, कहा जाता है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा गंदा पानी आता है, लोग परेशान भी हैं बहुत ज्यादा गंदे पानी को लेकर। बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा कि यमुना की साफ सफाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुद भरे मन से ये कहा कि मैंने ये वादा पूरा नहीं किया। 3 वादे गिनाए कि मैं माफी मांगता हूं कि मुझे 5 साल और मौका दे दीजिए, मैं ये काम नहीं कर पाया। बीजेपी ने इस मुद्दे को कैश किया, क्योंकि खुद जब सुप्रीमो आम आदमी पार्टी के बैकफुट पर है, तो ऑब्वियसली बीजेपी के पास बैठे बिठाया मुद्दा मिल गया, उन्होंने कैश किया। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया, कहा कि हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, नरसंहार हो सकता था, जेनोसाइड हो सकता था, ऐसा शब्द चुनावों में, नरसंहार होना, तो ये बीजेपी ने कैश किया, और यही मुद्दा जो है आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकारा एक नेता के तौर पर, एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर, कि वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि यमुना नदी, कहा जाता है कि यमुना नदी दिल्ली की लाइफलाइन है, दिल्ली की लाइफलाइन है। वहां लोग छठ पर्व बनाते हैं, जो कि बिहारियों का एक बड़ा तबका दिल्ली में रहता है, और पूर्वांचल के बीच में पूरा बिल्कुल छठ मना, हर साल ये मुद्दा उठता है, हर साल ये मुद्दा उठता है, और हर साल ये लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन हर साल ये मुद्दा दबा भी, लेकिन इस बार ये जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया और पकड़ा है,
सच में हाँ, बिल्कुल भुना दिया इस मुद्दे को, बिल्कुल भुना दिया। और देखिए सीधे तौर पर जेनोसाइड का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देखिए अगर यमुना नदी ये साफ नहीं कर पाए, 10 साल का मौका दे दिया, अगर शुरुआत भी ये लोग कर देते ना, कुछ हद तक अगर ये साफ सफाई कर देते, कुछ वहां पर जीर्णोद्धार कर देते, तो भी आम आदमी पार्टी अपने आप को बचा लेती। लेकिन शुरुआत ही इन्होंने नहीं की यमुना नदी को लेकर। जनता ने 10 साल मौका दिया, ऐसा नहीं जनता ने मौका नहीं दिया। पहली बार उन्होंने काम किए शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इस पे वोट भी मांगते हैं कि हमने स्वास्थ्य अच्छा किया, शिक्षा फ्री की, स्वास्थ्य भी लगभग फ्री किया। लेकिन जनता को शिक्षा स्वास्थ्य के साथ और भी चीजें हैं जो देने की जरूरत है। लेकिन अगर दिल्ली में ऋतिका सिंह जी केजरीवाल की सरकार नहीं आती है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए सबसे बड़ी वजह, पहले जो हम बात कर रहे हैं बैकफुट पे, खुद अरविंद केजरीवाल खुद अपनी गलती मानिए, 3 वादे उन्होंने नहीं पूरे किए। पानी ठीक है, पानी की व्यवस्था उन्होंने की है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में गंदा पानी आ रहा है। अगर पानी ठीक भी आ रहा है तो वो 1 टाइम 2 टाइम ऐसे आ रहा है। बिजली झुग्गी वासियों को, स्लम एरियो को 200 मीटर तक झुग्गियों का बिजली का फायदा मिला है। इसके अलावा स्कूल जिस लेवल पर वो बता रहे थे कि शिक्षा की क्रांति कर दी गई है, उस लेवल पर स्कूल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर डेवलपमेंट है तो टीचर्स की मौजूदगी नहीं है। टीचर्स की मौजूदगी है तो वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है कि बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे सके। इसके अलावा साफ सफाई, सिविक तौर पर इतनी ज्यादा लोगों के घर में परेशानी है कि लोगों के सामने से जो नालों का गंदा पानी उनके घर के अंदर आ रहा है। हम खुद लिटरली स्लम एरियाज के अंदर गए, दलित बस्तियों में गए हैं, लोगों से बात की, उनकी सबसे प्रमुख समस्या यही है कि साफ सफाई नहीं है, बीमारियों का अंबार लगा हुआ है, कूड़े का ढेर आपने गाजीपुर में देखा। उसको लेकर भी इलेक्शंस हुए थे, खुद केजरीवाल ने कहा था कि हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़ वहीं की वहीं है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सड़कें नहीं बनी है, विकास के नाम पर आपने ना सड़कें बनाई ना फ्लाईओवर। आप यकीन नहीं मानेंगी, 2 जिले ऐसे हैं कि वहां पर फ्लाईओवर नहीं है, और जबकि उसकी मांग 2010 से की जा रही थी, और उस फ्लाईओवर के ना बनने से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस एरिया को पार करते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, और फिर वो वहां से अपने काम या स्कूल की तरफ जाते हैं। और ये मांग 2010 से चली आ रही है, जिसका वादा अरविंद केजरीवाल ने भी किया। तो ये जो विकास की बात की थी, विकास के नाम पर वो फेल होते साबित हुए। योजनाओं का जो दम भरते हुए नजर आया वो पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है। यमुना नदी सबसे बड़ा फैक्टर है। शीश महल, क्योंकि शीश महल पे इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि खुद कहते थे कि बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगी। ठीक है, समय के हिसाब से चीजों को व्यवस्थित करने के लिए आपको हर एक चीज की जरूरत होती है, लेकिन इतना पैसा लगा देना अतः, और फिर ये कहना कि देखिए कोरोना के टाइम पर दिल्ली सरकार काम कर रही थी, ठीक है, और बीजेपी का कहना है कि कोरोना के टाइम पर ही ये मकान बना। तो पैसा कहां से आया? जब पैसों की किल्लत है आपके पास, तो उस शीश महल को बनाने के लिए पैसा कहां से आया? तो देखिए यहाँ पर लगातार जो है बीजेपी ने कई मुद्दे बुनाए तो सही, लेकिन आप अब ओखला सीट पर भी गई थी, वहां पर आपने काफी लंबा समय बिताया। ओखला सीट पर आपने जनता से रूबरू हुई, जनता से आपने बातें की। तो क्या शफाउर रहमान वर्सेस अरीबा खान वर्सेस अमानतुल्लाह खान, ये 3 है, ठीक है, ये 3 चीजें हैं। तो क्या लगता है कौन किस पर इस ओखला सीट पर भारी पड़ने वाला है? क्योंकि जो अमानतुल्लाह के फैन फॉलोइंग थी ओखला में, आपको पता है कि पिछली बार भी सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल अमानतुल्लाह ने की थी पूरे दिल्ली में। बिल्कुल विवादित चेहरा। हाँ, लेकिन क्या अब वो बरकरार रखने वाले हैं इस चीज को, या फिर उसको कोई और रिप्लेस करेगा, अरीबा या फिर शफाउर रहमान? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इस बार वोटों में बंटवारा होगा अलीशा, क्योंकि AIMIM कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इन सभी का वोट बैंक कौन है? मुस्लिम वोट बैंक अगर बटेगा तो फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को होगा। अमानतुल्लाह खान जो कि विवादित चेहरा है, दिल्ली दंगों का मामला खूब बरसा, लग रहा था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इस मामले को भुनाया जाएगा। हालांकि कोशिश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से की गई, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जनता ने वहीं ब्रेक लगा दिया कि हमें ना तो धर्म की राजनीति करनी है, ना दंगों को लेकर राजनेताओं के सामने आना है, ना वोट देना है, हमें सिर्फ विकास के नाम पर ही वोट देना है। लेकिन अगर मुस्लिमों का वोट बैंक बढ़ता है ओखला और मुस्तफाबाद, क्योंकि वहां से अरीबा खान है, ओखला से कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ आप देखिए मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक का टिकट काटकर आदिल खान को दिया गया, मनीष सिंह बीजेपी की तरफ से है, मुस्तफाबाद से मोहन बिष्ट है। हालांकि बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को वहां से टिकट दिया है क्योंकि लग रहा है कि ये 2 सीट फंसेगी, क्योंकि इतिहास रहा है वहां से या तो कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आई है या आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इसलिए जीती है क्योंकि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक वहीं हुआ है।